हेलो फ्रेंड्स। आज हम सोशल साइंस में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है आपका सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सौरमंडल, सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो सौरमंडल है आपका, वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना है। काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, कई चीज़ें तो ज्ञात हो चुकी हैं, कई चीज़ें अभी भी अज्ञात हैं। ठीक है, तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अगर पूछा जाए हमारे सौरमंडल को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारे सौरमंडल को मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। सूर्य किसे कहते हैं? सूर्य एक तारा है और सौरमंडल का मुखिया है। याद रखना, जो हमारा सौरमंडल है जिसे हम आकाशगंगा या मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, या मिल्की वे भी कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका जो मुखिया है वो सूर्य को कहा जाता है। और सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन आता कि सूर्य क्या चीज़ है, ठीक है, उसमें तारा भी लिखा होगा, धूमकेतु भी लिखा होगा, उपग्रह लिखा होगा, तो याद रखना सूर्य एक तारा है। सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तथा केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो धरातल होता है सूर्य का, जो किनारे का हिस्सा होता है, जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, उसे फोटोस्फीयर कहते हैं हम लोग, और इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो उसका तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। अगर पूछा जाए कि सूर्य में इतनी ऊर्जा आती कहाँ से, उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत है उसके नाभिकीय संलयन क्रिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन क्रिया। हाइड्रोजन तथा हीलियम में बदलना, मतलब इसमें क्या होता है, जो नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, इससे ये प्रक्रिया बनती है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वो एक हीलियम में बदलते हैं, जिससे क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया कहलाती है। अब हम ग्रह के बारे में जान लेते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? इंग्लिश में से प्लैनेट कहते हैं। वे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा, ताप व प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकते व ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। याद रखना, तारों में अपना ऊष्मा प्रकाश होता है, ठीक है, लेकिन ग्रहों में अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता। ठीक है, इसलिए सूर्य एक तारा है क्योंकि उसमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश है। लेकिन जो ग्रह हैं जैसे पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, इनमें अपना ताप और प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये किससे चमकते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो बेखगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा, ताप व प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं व ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, इसमें प्लेटो भी आता था, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया क्योंकि जो ग्रहों की कुछ नियम होते हैं, ठीक है, उनका ये पालन नहीं करता था, इसलिए इसे हटा दिया गया 2006 में। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, कि सूर्य से कितनी दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है, इसके अनुसार क्रम बताया गया है। तो सूर्य के सबसे पास में आपका बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, याद रखना। उसका पृथ्वी आएगा तीसरे नंबर पर, फिर आएगा आपका मंगल, उसके बाद आएगा आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ये क्रम जो है ना, इसे याद कर लेना, ये दूरी के अनुसार है। कभी कभी आकार के अनुसार भी क्रम पूछ लिया जाता है। अगर आकार की बात करें तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो जाता है, उसके बाद आपका शनि आएगा, फिर आपका अरुण आएगा, फिर आपका वरुण, फिर पृथ्वी आएगी, फिर शुक्र आएगा, फिर मंगल आएगा और लास्ट में आपका बुध आएगा। तो ये क्रम रहेगा आकार के अनुसार। तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध है, और उसके बाद कौन सा है? तो शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब 2016 में और 19 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य ताप क्या होता है। ठीक है, जहाँ सूर्य तप लिखा हो सकता है, सूर्य ताप भी लिखा हो सकता है। तो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण जो होता है वो सूर्य तप कहलाता है। कहने का मतलब है सूर्य की किरणों का वह भाग जो पृथ्वी को प्राप्त होता है, सूर्य ताप कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना, सूर्य की किरणों का वह भाग जो पृथ्वी को प्राप्त होता है वो सूर्य ताप कहलाता है। और सूर्य अभिताप किसे कहते हैं? तो सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है वो सूर्य अभिताप कहलाता है। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसे दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना कि सूर्य ताप क्या होता है, कि पृथ्वी की सतह पर जो प्राप्त विकिरण होता है वो सूर्य ताप कहलाता है। कि कितना प्रकाश सूर्य का आ रहा है पृथ्वी पर, वो सूर्य ताप कहलाएगा। और कितना प्रकाश जो होता है वो अवशोषित कर लिया जाता है जो पृथ्वी का वातावरण है उसके द्वारा, तो वो कहलाता है आपका सूर्याभिताप। अब हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी क्या चीज़ है। पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। मतलब अभी तक क्या है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, आप गिन नहीं पाएंगे, इतने सारे ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। हो सकता है कि और भी कहीं पर कोई ग्रह हो ऐसा जहाँ पर जीवन संभव हो, लेकिन वो कई प्रकाश वर्ष दूर होगा हमसे, अभी तक उसका हम पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन ऐसी हम लोग आशा करते हैं कि शायद ऐसा कोई ग्रह होगा।
ठीक है। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। आकार के क्रम में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जो क्रम मैंने आपको बताया था उस क्रम में सबसे बड़ा कौन सा था, तो बृहस्पति था, उसके बाद शनि था, फिर अरुण था, फिर वरुण था, उसके बाद पृथ्वी थी, पृथ्वी के बाद आएगा आपका शुक्र, उसके बाद आएगा आपका मंगल और लास्ट में आएगा आपका बुध। ठीक है, तो ये क्रम है। तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। और दूरी के क्रम में तीसरे नंबर पर आता है। अगर दूरी की बात करें तो सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है। और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि 70% से ऊपर इसमें पानी है। तो जब भी हम देखते हैं ऊपर से तो जल के कारण ये हमें कैसी दिखाई पड़ती है, तो नीली दिखाई पड़ती है। और उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, आपने चंद्रमा देखा होगा रात के समय में, तो वो पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, किसी ग्रह के जो आसपास चक्कर लगाते हैं ना, उन्हें उपग्रह कहते हैं, याद रखना। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी अगर देखी जाए तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये लगभग में है, याद रखना कि 14.98 करोड़ किलोमीटर लगभग। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका क्या है कि थोड़ा अलग अलग कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। कहीं आपको 8 मिनट 16 सेकंड देखने को मिलेगा, कहीं इसे क्या करते हैं टोटल सेकंड में बदल देते हैं तो लगभग 500 सेकंड हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड या 500 सेकंड लगभग। ठीक है, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि कितनी होती है। घूर्णन और परिक्रमण दोनों में अंतर होता है, ये चीज़ याद रखना। घूर्णन क्या होता है कि अपने अक्ष पर सीधी घूमती जा रही है, ठीक है, गोल गोल घुमा रहे हैं किसी गेंद को आप, ठीक है, तो वो घूर्णन कहलाता है। लेकिन किसी चीज पिंड के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। तो यहाँ पर घूर्णन की अवधि बताएगी, तो पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि है 23 घंटे 56 मिनट। मतलब एक चक्कर पूरा कब कितने में घूम लेती है वो, तो 23 घंटे 56 मिनट में घूम लेती है। और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की अवधि कितनी है, कि सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो उसमें कितना समय लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की परिक्रमा करने की अवधि है वो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। ये चीज़ याद रख लेना। अब ये हर साल जोड़ते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि 4 साल बाद एक लीप ईयर बनता है। ठीक है, तो याद रखना कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की अवधि है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। फिर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर विकिरण क्या कहलाता है, तो वो ऊपर हमने पढ़ ही लिया कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त जो सौर विकिरण होता है वो सूर्याताप कहलाता है। अब नोट करने वाली चीज़ क्या है कि अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाती है, और किसी पिंड के चारों तरफ घूमना परिक्रमण गति कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि अपने अक्ष पर घूमेगी तो घूर्णन गति, और किसी पिंड के चारों तरफ घूमेगी तो परिक्रमण गति हो जाएगी। एक चीज़ याद रखना कि घूर्णन गति और परिभ्रमण गति एक ही चीज़ है। अब हम बात करते हैं उपग्रह की, जिसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। बेआकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। यह अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। इनका भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, जैसे ग्रह होते हैं वैसे उपग्रह होते हैं, इनमें भी अपना प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत नहीं होता। ठीक है, ये भी क्या करते हैं सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। जैसे चंद्रमा है हमारा, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, अगर सूर्य नहीं होगा तो शायद चंद्रमा भी नहीं चमकेगा। तो बेआकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे जितने भी ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है, इनके चारों तरफ जो भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ये अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना सूर्य के, वैसे चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के साथ साथ। तो इनका भी अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो पृथ्वी का अगर उपग्रह पूछे तो क्या है, चंद्रमा है। अगर मंगल के कितने उपग्रह हैं पूछे जाए तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, याद रखना। और अगर बृहस्पति के पूछ लिए जाएँ तो बृहस्पति के 80 के आसपास हैं उपग्रह। ठीक है, तो सभी के उपग्रह बहुत ज़्यादा जाते हैं। सिर्फ पृथ्वी का सबसे कम है 1 उपग्रह। अगर पूछे जाए किसका एक भी नहीं है, तो बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। याद रख लेना कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ऐसे पिंड हैं, ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की, जैसे हम मून कहते हैं इंग्लिश में। चंद्रमा एक उपग्रह है, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान है। यह भी अन्य पिंडों की तरह गतिमान है। जैसे और जो पिंड हैं वो गति कर रहे हैं, वैसे ही जो चंद्रमा है ये भी गति करता रहता है। ठीक है, इसका भी खुद का प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। जो चंद्रमा है हमारा वो 3 प्रकार की गतियाँ करता है। कौन कौन सी गतियाँ, पहला घूर्णन गति जो पृथ्वी भी करती है, दूसरा परिक्रमण गति जो पृथ्वी भी करती है, और तीसरी है सूर्य के सापेक्षिक गति। ठीक है, तो 3 प्रकार की गतियाँ जो चंद्रमा करता है। चंद्रमा अपने अक्ष के परितः लगभग 29 दिनों से कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा करता है। इस अवधि को चंद्रमास के नाम से जानते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि घूर्णन गति और परिभ्रमण एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। परिक्रमण अलग होता है और परिभ्रमण जो होता है वो घूर्णन गति को ही कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना उसमें का आता है बीच में, इसमें भा आता है। ठीक है, तो परिभ्रमण और घूर्णन सेम चीज़ें हैं।
तो इसमें अपने अक्ष पर घूमेगा चंद्रमा, और अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है, तो 29 दिनों से कुछ अधिक समय लगता है, मतलब कुछ घंटे अधिक लगते हैं। और 12 चंद्रमासों का एक जो समूह होता है उसे चंद्रवर्ष कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे क्या है कि जो चंद्रमा अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो उस अवधि को क्या कहते हैं, जब वो एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उसे कहते हैं चंद्रमास, और 12 चंद्रमासों के समूह को चंद्रवर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर है कि चंद्रमा पृथ्वी की परितः एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। इसे नक्षत्र माह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के अगर चारों ओर चक्कर लगाने की बात हो तो वो कितने समय में लगाता है एक चक्कर, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में। ठीक है, एक चक्कर लगाता है। और इसे किस नाम से जानते हैं हम, तो इसे नक्षत्र माह के नाम से जानते हैं, क्योंकि लगभग एक महीना हो जाता है। ठीक है, 27 दिन आसी पास होता है एक महीने के, तो इसलिए इसे नक्षत्र माह के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए, इसमें पृथ्वी का जो ग्रह पथ है वो दिखाया गया कि बीच में सूरज है, उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, जो ई से डिनोट किया है वो पृथ्वी है, और उसके चारों ओर जो लाल दिख रहा है आपको, लाइन लाइन दिख रही है जो, वो आपका चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और पृथ्वी लगा रही है किसके चक्कर, तो सूर्य के चारों ओर। अब हम चंद्रमा की कलाएं देख लेते हैं कि चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं। तो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, आपको पता है कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा ऊपर है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। गोल आकृति के कारण शेष आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और शेष आधा भाग अंधकार में होता है। मतलब जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, और जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वो हमें चमकता हुआ नहीं दिखाई देता, वो उसमें अंधकार में रहता है, मतलब अंधेरे में रहता है, इसलिए वो हिस्सा हमें नहीं दिखाई पड़ता। यही कारण है कि हम उसके केवल प्रकाशित भाग को ही घटता या बढ़ता देख पाते हैं। यह कभी हंसियाकार, अर्धवृत्ताकार या गोलाकार दिखाई देता है। यही चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर एक नंबर में आता है कि चंद्रमा की कलाएं किसे कहते हैं, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं कि चंद्रमा का वह भाग हमें सिर्फ दिखाई देता है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, बाकी भाग हमें नहीं दिखाई पड़ता। और कभी कभी जो सूर्य का जितना प्रकाश पड़ रहा है तो कभी कभी वो हमें घटता हुआ दिखाई देता है, कभी कभी हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, कभी उसका आकार हंसियाकार होता है, कभी अर्धवृत्ताकार होता है, कभी गोलाकार होता है। तो यही चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। ठीक है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जब प्रकाशमान भाग बढ़ता जाता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। ये चीज़ भी याद रखना एक नंबर में कि जब प्रकाशमान भाग जो होता है वो बढ़ता जाता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब प्रकाशमान भाग घटता जाता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। कहने का मतलब है जब चंद्रमा आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए कि उस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है, और जब चंद्रमा जो घटता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि उस समय कृष्ण पक्ष चल रहा है। ठीक है, 2016 में एक नंबर में भी पूछा गया है। आप फिगर में आपको चंद्रमा की कलाएं देखने को मिल रही होंगी कि सबसे पहले पूर्णिमा है, उसके बाद जो हिस्सा है वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और लास्ट में अमावस्या आ जाती है। और अमावस्या से क्या होता है, धीरे धीरे हिस्सा बढ़ता है, उल्टा जाइए आप, और फिर लास्ट में पूर्णिमा आ जाती है। तो ये चंद्रमा की कलाएं हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है कि पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। कब पहुंचे थे, तो 1969 ईस्वी में पहुंचे थे। और भारतीय की अगर बात की जाए कौन से पहले भारतीय जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा, तो राकेश शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की और सूर्य ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण कैसी स्थिति में पड़ता है ये सब देख लेते हैं। तो इसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इसलिए यह दिखाई नहीं देता। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। याद रखना कि अगर आप खुद सोचिए कि दो चीज़ें हैं, आप आमने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, एक आपका दोस्त और एक आप आमने सामने खड़े हुए हैं, और कोई व्यक्ति आपके बीच में खड़ा हो जाता है जो आपसे काफ़ी लंबा है, तो आप अपने दोस्त को नहीं देख पाएंगे। और हो सकता है कि जो बीच में व्यक्ति खड़ा है वो लंबा है तो उसकी छाया आपके ऊपर पड़ रही हो, ठीक है, तो आपका दोस्त भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति चंद्र ग्रहण में भी होती है। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि सूर्य एक जगह टिका हुआ है। सूर्य तो किसी के चक्कर नहीं लगा रहा है, मतलब लगा रहा है, लेकिन सूर्य एक जगह टिका हुआ है, आप ऐसे मानिए। और जो चंद्रमा है, ठीक है, वो अलग है, पृथ्वी अलग है। ठीक है, कभी पृथ्वी आगे होती है, कभी चंद्रमा आगे होता है। ठीक है, तो अब स्थिति क्या बनती है कि जब सूर्य एक जगह टिका हुआ है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ऐसी स्थिति बनती है। और आपको पता है कि चंद्रमा से बड़ा है पृथ्वी, ठीक है, चंद्रमा से तो बड़ी है ना पृथ्वी। तो अगर पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ेगा, और इसके जस्ट पीछे कौन है, चंद्रमा है, तो पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा के ऊपर बनेगी। तो ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक है, याद हो गया होगा आपको, समझ में भी आ गया होगा कि जब क्या हो कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए और जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर जाए और पृथ्वी की जो छाया है वो चांद पर बने, तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। और चंद्र ग्रहण मोस्टली हमेशा कब पड़ेगा, तो पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है जो चंद्र ग्रहण होता है। अब इसकी ट्रिक भी मैंने बनाई है, कैसे याद रखेंगे। चंद्र ग्रहण बराबर सैम लिखा है, तो एस से आप सन कर सकते हैं,
ए से अर्थ कर सकते हैं, चाहे ई लिख लीजिए, इसकी जगह ई से अर्थ कर लीजिए, और एम से मून कर सकते हैं। तो याद रखना कि सन अपनी जगह है, बीच में क्या आया, अर्थ आया, और लास्ट में क्या है, मून है। तो अर्थ की जो छाया है वो मून पे पड़ेगी, तो क्या बनेगा, चंद्र ग्रहण बनेगा। देखिए फिगर में आपको ये स्थिति दिख भी रही होगी कि सूर्य है और बीच में पृथ्वी है और लास्ट में आपका मून है, मतलब चंद्रमा है। अब क्या हो रहा है कि सूर्य की जो छाया है वो किस पे जा रही है, तो वो जा रही है, सूर्य की किरणें जा रही हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी के जस्ट पीछे है आपका चंद्रमा। तो पृथ्वी की जो छाया होगी वो पड़ेगी चांद पर, तो इसलिए इस पर क्या बनेगा, तो इस पर बनेगा आपका चंद्र ग्रहण। अब होता क्या है कि आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो जस्ट सामने आपके सन दिख रहा है, तो जहाँ पर गहरी छाया बनती है, आपने देखा होगा जब परछाई आपने देखी होगी तो बीच में काफ़ी डार्क होती है परछाई, और जो साइड वाला हिस्सा होता है उसमें थोड़ी धुंधली धुंधली टाइप की होती है, ठीक है, वो इतनी डार्क नहीं होती। तो जो डार्क वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, वो पृथ्वी की छाया कहलाती है, ठीक है, या कैसे उसे हम छाया कहते हैं। जो डार्क वाला हिस्सा होता है उसे हम छाया कहते हैं, और जो डार्क हिस्सा नहीं होता, जो धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है किनारे पर, उसे हम लोग प्रच्छाया बोलते हैं। तो भाई इससा है कि अगर पृथ्वी की प्रच्छाया बनती है तो उस समय क्या बनेगा, तो आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, और जब पृथ्वी की छाया पड़ेगी चांद के ऊपर तब बनेगा क्या आपका, तो वो आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ये चीज़ याद रखना कि अगर जो आंशिक हिस्सा होता है, ठीक है, आंशिक चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब पृथ्वी की परछाया पड़ती है किस पर, चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की परछाया पड़ती है तब आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा के ऊपर तब बनता है आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण को हम लोग सोलर इक्लिप्स कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इसमें चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य का वह भाग नहीं दिखाई पड़ता जिसमें बीच में चंद्रमा हो। अब ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको पता है कि जो चंद्रमा होता है वो छोटा है, ठीक है, सूरज अपनी जगह टिका हुआ है। अब क्या हो रहा है, सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा पूरा प्रकाश तो नहीं रोक सकता सूरज का, क्योंकि पृथ्वी काफ़ी बड़ी है उससे, तो जितना हिस्सा वो रोक लेता है, तो उस हिस्से को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ता है, तो अमावस्या के दिन पड़ता है। ये चीज़ याद रखना कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ेगा और अमावस्या के दिन क्या पड़ेगा, तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तब आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इससे अंगूठे के समान आकृति बनती है, जैसे डायमंड रिंग कहते हैं। देखिए होता क्या है कि सूर्य को कौन ढकता है, तो चंद्रमा ढक लेता है। तो क्या होता है कि चंद्रमा तो आपको पता छोटा है, तो क्या हुआ, अगर वो ठीक बीच में है सूर्य के, तो जो किनारे किनारे का हिस्सा होता है वो हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो एक तरीके की रिंग बनती है, मतलब एक अंगूठी टाइप की बनती है, ठीक है, कि आप खुद सोचिए कि एक सूरज बड़ा है और बीच में आप क्या करते हैं, बीच का हिस्सा आप काला कर दें, तो जो किनारे का हिस्सा वो चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वो एक अंगूठी के प्रकार की आकृति बनती है जिसे हम लोग डायमंड रिंग कहते हैं। ये चीज़ याद रखें। अब फिगर में आपको इसकी स्थिति भी दिख रही होगी, बीच में किनारे पर सूर्य है आपका एक जगह पर, और लास्ट में आपकी पृथ्वी है, और बीच में आपका चंद्रमा आ गया। अब सूरज का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पे पड़ रहा है, तो क्या होगा कि पृथ्वी है, पृथ्वी से अगर हम सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे तो बीच में चंद्रमा आ रहा है, तो हमें सूर्य पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। इसकी भी ट्रिक है, SMA करके, समा करके आप याद रख सकते हैं कि बीच में किनारे पे सन है, बीच में आपका मून आ जाता है और लास्ट में आपकी अर्थ है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश है वो हम सूर्य को नहीं देख सकते, किसकी वजह से, तो चंद्रमा की वजह से। तो ऐसी स्थिति कहलाती है आपकी सूर्य ग्रहण। तो इतना ही था आपके इस टॉपिक में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।